बिहार में नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में कुल 27 मंत्री राजभवन में शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार सरकार में जेडीयू के कोटे से 14, बीजेपी के कोटे से 12 और एलजेपी के कोटे से 1 मंत्री बनाए जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने 2015 में महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली थी, लेकिन लालू यादव परिवार और डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी के भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के बाद नीतीश ने महागठबंधन तोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने 27 जुलाई को एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ ही बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। नई कैबिनेट की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें जेडीयू के कुल 14 मंत्री, नीतीश कुमार ने जेडीयू के विजेंद्र यादव, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, मंजू वर्मा, जय कुमार सिंह, महेश्वर हजारी, मदन साहनी, संतोष निराला, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, कपिल देव कामत, श्रवण कुमार, शैलेश कुमार को फिर से मंत्री बनाने का फैसला किया है। ये सभी नेता महागठबंधन सरकार में भी मंत्री थे। बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, विनोद नारायण झा, सुरेश शर्मा, विजय कुमार सिन्हा, राणा रणधीर, कृष्ण कुमार ऋषि, दिनेश चंद्र यादव, ब्रज किशोर बिंद, विनोद कुमार सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि एलजेपी कोटे से पशुपति पारस मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि वो ना एमएलए है ना एमएलसी। लाइव तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं। बस कुछ ही पलों में वहां के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी जी आ जाएंगे, नीतीश कुमार और सुशील मोदी आ जाएंगे और उसके बाद ये समारोह शुरू होगा और 27 मंत्री शपथ लेंगे। अगर हम इसका कास्ट ब्रेकअप की बात करें तो सवर्ण जाति के 9, मुस्लिमों से 1, दलित से 5, अति पिछड़ा वर्ग से 6, कुर्मी समुदाय के 1, कोहरी समुदाय के 2 और यादव समाज के 3 लोग हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद मोहन जी, इस कास्ट कॉम्बिनेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो बीजेपी ने जब चुनाव लड़ा था तो अति पिछड़ों पे उसने खास तौर से ध्यान दिया था, तो अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली पिछली सरकारों से बेहतर दिख रहा है। और खासतौर से बीजेपी कोटे से कुछ ऐसे नाम हैं जो आमतौर पे ऐसी जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं जो आमतौर पे नहीं आती रही अभी तक सरकार में, तो वो एक बड़ा चेंज होगा। लेकिन अगड़ों का परसेंटेज निश्चित रूप से बीजेपी के आने की वजह से बढ़ रहा है, जो बिहार की पॉलिटिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होगा और आगे की पॉलिटिक्स के लिए भी होगा, अभी मौजूदा पॉलिटिक्स के लिए भी होगा। आगे की पॉलिटिक्स के लिए भी होगा और मौजूदा पॉलिटिक्स के लिए होगा। बिहार में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखी जाती है तो वो है कास्ट इक्वेशन। थोड़ा रीजनल इंटरेस्ट भी रखे जाते हैं, लेकिन कास्ट सबसे प्रभावी होती है। इस डिवीजन को आप किस तरह से देखते हैं? सवर्ण जाति को 9 और अति पिछड़ा वर्ग को 6 और यादव, कुर्मी, कोहरी को 1, 2 और 3। देखिए, कोयरी रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली कम है और उसकी क्या वजह है सो कहना मुश्किल है। और दूसरा ये है कि कोयरी में भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नहीं आ पाई। जो चर्चा है उस हिसाब से एक नाम उन्होंने दिया था, 2 एमएलए है, एक नाम दिया था और उसको माना नहीं गया। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये भी अटकल शुरू हो गई है कि अगर कुर्मी लीडरशिप आ रही है नीतीश कुमार के साथ तो कोयरी शायद वहां से छिटके, क्योंकि और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बहुत खुश भी नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि उनकी जाति के नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की काट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा किया गया। नहीं, कोयरी कुर्मी अलग अलग है। कोयरी कुर्मी अलग अलग है। तो जिस तरह से यादव और कुर्मी में बहुत मेल आसानी से, भूमिहार राजपूत में मेल आसानी से नहीं हो सकता, वैसे ही वो भी है। तो अगर नीतीश कुमार इतने धूम धड़ाके से आए हैं तो कुशवाहा अपने को उपेक्षित महसूस करेंगे और इसमें वो रिप्रेजेंटेशन कम है जितना सोशल ग्रुपिंग उनकी है या जितना एमएलए आए हैं या वोट के हिसाब से जिस तरह से उनका बंटवारा अब काफी महत्वपूर्ण दिखने लगा है वो है। फिर मल्लाहों का वोट इधर बहुत तेजी से पोलराइज हुआ है बिहार की पॉलिटिक्स में और उसकी गिनती बहुत अच्छी होने लगी है। एक ही नाम दिखाई दे रहा है, जबकि मल्लाह कई जीते हैं और उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पुराने मंत्रिमंडल के रहे लोग हैं, लेकिन उनकी वापसी नहीं दिखाई दे रही। पहले भी बीजेपी की ओर से वैसे मंत्री रहे हैं जो मुझे अंदाजा था कि शायद इस बार वापस हो जाएंगे, वो नहीं दिख रहे हैं। एक बड़ा नाम जो मेरे हिसाब से और जो मैं चर्चा में सुन रहा था वो
राघव शरण पांडे नामक एक पेट्रोलियम सेक्रेटरी पुराने हैं, जो पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के नाम पे गए थे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने, और उसके बाद हम सब लोगों को लग रहा था कि अब जब सरकार बनेगी तो पांडे जी का नंबर आएगा, क्योंकि उनके पीछे काफी सारा अनुभव भी है। नागालैंड से जब भी विद्रोहियों से बातचीत होती रही है तो वो वार्ताकार रहते थे, मध्यस्थ रहते थे, तो लेकिन उनकी जगह मंगल पांडे को पसंद किया गया। अब ये क्या एक पांडे की जगह दूसरे को रिप्लेस करने की पॉलिटिक्स है, वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। आई थिंक मंगल पांडे काफी सीनियर है, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। नहीं, सिर्फ इससे नहीं है, वो सुशील मोदी की पसंद है। हाँ, और बहुत स्ट्रांग पसंद है। तो अगर इन दोनों के बीच चुनाव में मंगल पांडे बाजी मार गए हैं तो मुझे लगता है कि ये सुशील जी के चलने का भी प्रमाण है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में सेंटर से लेकर स्टेट तक, क्योंकि ये लिस्ट बनाने में सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो फिर इसका मतलब है कि सुशील जी की ज्यादा चल रही है। और ये नए सरकार के एक बेहतर इक्वेशन के लिए मैं कहूंगा कि अगर दोनों ग्रुपों के नेताओं के बीच इस तरह का इक्वेशन है कि सुशील जी की ही चले और सुशील जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो भी नीतीश और सुशील जी एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल है। बहुत कंफर्टेबल है दोनों। वही उनका वेवलेंथ काफी मिल रहा है और मिलता रहा है। बल्कि अब ये शक होने लगा है कि ये जो डिस्क्लोजर्स बहुत जो सुशील जी ने किए वो संभव है। तब लालू जी ने पहली बार एक तरह से इशारा किया था कि कहां से निकल रहे हैं ये पेपर, तो अब लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं उधर से भी कुछ इशारा पेपर्स लीक ना हो। मैंने लालू जी से बात पूछी, हाँ, तो उन्होंने बोला मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, वो ये बात पहले ही बोल चुका हूँ। ये बोल रहे थे और कैमरा पे भी उन्होंने इस बात की शिकायत भी की कि घर से कुछ ये हो रहा है, तो ये संभव अब लग रहा है कि ये भी हुआ होगा। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ नहीं आई, मतलब रामविलास पासवान को अपने परिवार से ऐसा क्या लगाव है जो पशुपति पारस न विधायक है ना एमएलसी है, फिर भी उनको बना दिया? नहीं, एक टिकट का भी उनके जो दामाद हैं पुरानी शादी वाले, उनका टिकट ऐसा नाटक हुआ कि उस जगह जिसको इन्होंने कबूल किया था वो महिला बाद में जीत गई, रिबेल होके जीत गई, लेकिन वही वो दामाद को खपाने में और परिवार का ये संभालने ही में भाई साहब पूरे व्यस्त हैं। लालू यादव के परिवारवाद पे बहुत अटैक करते हैं, लेकिन अपना क्या करते हैं वो नहीं दिखाई देता। दो भाई एमपी यहाँ हैं, मंत्री हैं, बेटा लीडर हो गया। अब वहां जो बाहर के बैठे हुए थे उनको भी उन्होंने फाइनली मंत्री बनवा ही दिया। लेकिन रामविलास पासवान की इतनी चली कि एक तो ले ही आए वो। हाँ, दो में एक लेके आ गए, एक लेके और उस एक को लेकर आए जो विधानमंडल। बल्कि जीतन राम मांझी के आने की चर्चा थी। जीतन राम मांझी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फिर से नहीं आना चाहते। वही वो डवाडोल वहां मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, अब उनके अंडर में कैबिनेट मिनिस्टर कैसे रह लूं जिन्होंने मुझे बड़ी जलालत से निकाला था। नहीं, ये शायद उन्होंने आर्गुमेंट भी किया है। ये बात तो कल परसों तक भी थी, उसके बाद उनका नाम कैसे चला और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह है। मेरे ख्याल से लोग पतंग उड़ा रहे थे। आज सुबह तक क्लियर हो चुका था कि उनका वो नहीं बनेंगे, उन्होंने अपनी मंशा साफ साफ जाहिर कर दी थी, ऐसा मैंने सुना है। और अगर बाद में उनकी अरमान जाग जाए तो बात अलग है। 3 नाम बाहर से चल रहे थे कि एक कुशवाहा जी की पार्टी से और एक रामविलास जी की पार्टी से और एक उनका, तो उस 3 में सिर्फ रामविलास जी वाला तो सही हुआ, बाकी 2 नहीं आए। अब वो राजनीतिक वजह है या फिर पर्सनल इस किस्म के क्वेश्चन। ठीक है। आशीष, आप बताइए किस तरह की माथापच्ची हुई? हम बता दें गवर्नर साहब आ रहे हैं, राष्ट्रगान होगा, लेकिन आशीष आप अपनी बात हमें बता सकते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी आज सुबह दिल्ली के लिए निकले। मैंने उनसे बात की तो वो नाराज थे। उनका कहना था कि उनके जो एक विधायक हैं उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। मतलब अगर अकेले आरएलएसपी की बात करें तो आरएलएसपी भी वो तो खुद अकेले विधायक वो खुद है। हाँ, वो जो विधायक हैं वो उनको क्यों नहीं मंत्री बना रहे, वो इस बात से ही नाराज थे कि मंत्री पद उनको नहीं मिल रहा है, इस बात से वो नाराज थे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें रामविलास पासवान की, तो आज सुबह ये इंफॉर्मेशन थी कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान इन दोनों की हवाई टिकट थी और आज वो दिल्ली रवाना होने वाले थे। लेकिन उसी बीच ये खबर आई कि आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसकी वजह से रामविलास पासवान यहां रुक गए। दीपक जी, एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रामविलास पासवान वो शख्स हैं जो बार बार नीतीश कुमार को कह रहे थे कि आप एनडीए से हाथ मिला लीजिए। खुला ऑफर उनकी तरफ से दिया जा रहा था। यही वजह है कि उनकी तरफ से एक विधायक जो पशुपति हैं वो आज मंत्री बन रहे हैं। यहां पर
वो आज मंत्री बन रहे हैं। किस तरह की माथापच्ची हुई सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि सुशील मोदी दिल्ली आएंगे, हाईकमान से बात करेंगे, उसके बाद लिस्ट फाइनल होगी। देखिए, सुबह तक इंफॉर्मेशन नहीं थी। सुबह तकरीबन 10 बजे नीतीश कुमार के घर बैठक का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले एसपी सिंह आते हैं और उसके बाद जो जेडीयू के जो और वरिष्ठ नेता है वो वहां पहुंचते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद सुशील मोदी वहां आते हैं और उसके बाद नामों पर चर्चा होती है। उसके बाद ये खबर आती है कि जो नाम फाइनल हुए हैं, यानी बीजेपी के जो नाम फाइनल हुए हैं, उन्हें आला कमान के पास भेजा जाएगा, यानी दिल्ली भेजा जाएगा और उसके बाद ही नामों की घोषणा होगी। हालांकि उससे पहले ही ये नाम चलने लगे थे कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनेंगे। जो उस समय मंत्री थे उनको मौका दिया गया, यानी जब एनडीए की सरकार थी, बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार थी, जो मंत्री पुराने थे उनको मौका दिया गया। और जब मीटिंग खत्म हुई तो ये बात कही गई कि कुछ नए लोग हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, जिसमें एक नाम है एमएलसी मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में यह कहा जाता है कि वो सुशील मोदी के बेहद करीब है, जिसका रिवॉर्ड उन्हें मिला है। वहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने अपने जो पुराने लोग थे उनको दोहराया है। 1-2 नाम जरूर नए हैं, हालांकि जेडीयू के कुछ विधायक ऐसे भी हैं। आशीष, शपथ विधि शुरू हो रहा है, सीधे वहीं चलते हैं। शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से नामांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री प्रेम कुमार, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्री नंद किशोर यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री राम नारायण मंडल, श्री जय कुमार सिंह, श्री सुमन कुमार, श्री कृष्णचंद्र प्रसाद वर्मा, श्री मंगल पांडे, श्री महेश्वर हजारी, श्री लोक नारायण, श्री शैलेश कुमार, श्री सुरेश कुमार शर्मा, श्रीमती कुमारी वर्मा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री संतोष कुमार मेवाला, श्री राणा रणजीत सिंह, श्री गुरदीप फरोज अहमद, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री मदन सहनी, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, श्री कपिल देव कामत, श्री दिनेश चंद्र यादव, श्री रमेश विजय, श्री धर्म श्री सरस्वती कुमार भारत, बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रदान महामंत्री राज्यपाल वीरेंद्र कुमार यादव के अनुरोध है शपथ ग्रहण के लिए महामंत्री मोबाइल उठिए।
राहुल गांधी बैठ जाइए। विजेंद्र यादव जेडीयू के हैं, सुपौल सीट से विधायक हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। किन मायनों में नीतीश कुमार के करीबी है? क्या उनके यादव वोटों की काट है लालू यादव के यादव वोटों की? नहीं, एक एफिशिएंट मंत्री है। बिहार के जो मंत्री बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं या करते रहे हैं उनमें है। दूसरा ये है कि यादवों की दो खेमेबंदी है, पश्चिम के यादव और पूरब के यादव। कृष्णौत मजौत नाम से विभाजन है। तो ये पूरब के यादवों में पढ़े लिखे थोड़ा आई थिंक प्रेम कुमार जी आ गए। और ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रेम कुमार जी हैं और कुमार जी हैं, गया के विधायक हैं। ओबीसी, लोअर ओबीसी कह सकते हैं, चंद्रवंशी वो हैं। और पार्टी में लगातार जीतते रहे। गया की सीट इनकी लगभग पक्की मानी जाती है। और दूसरा ये भी है कि कास्ट का इक्वेशन इनके फेवर वाला नहीं है। वहाँ दूसरी जातियों के लोग, लेकिन उनका वहाँ पे मतलब इनकी रिस्पेक्ट बड़ी है और कामकाज इन्होंने ठीक किया है। तो उस सीट के बारे में माना जाता है। प्रेम कुमार लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे अगर में सही, लगातार जीतते रहे हैं। बल्कि एक दफे में ये लग रहा था कि शायद इनको बीजेपी प्रोजेक्ट करे, जब सुशील मोदी को नहीं करना चाह रही थी तब जो सबसे नाम आगे थे उनमें ये भी थे। किस वजह से नहीं हुआ या फिर किसी का नहीं प्रोजेक्ट किया गया और लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो सीनियरिटी का रिस्पेक्ट भी है, कामकाज का भी रिस्पेक्ट है इनका। तो कामकाज का भी रिस्पेक्ट है, सीनियरिटी का भी रिस्पेक्ट है। प्रेम कुमार जी के बारे में एक बात खास कही जाती है कि बड़े कर्मठ व्यक्ति है, लगातार कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते हैं और मेरे ख्याल से पिछली एनडीए सरकार में भी ये मंत्री रह चुके, मंत्री थे पिछली और सरकार में मंत्री लगातार मंत्री रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जो एक बिहार के वोटरों में एक बड़ा अजीब पिछली दफे हुआ कि चाय का बिजनेस जो लोग करते हैं वो अपने को नरेंद्र मोदी से जुड़ा मानते थे और वो ज्यादातर इसी बिरादरी के हैं जिसके प्रेम कुमार जी हैं। तो वो माना जाता था कि ये तो नरेंद्र मोदी का वोटर है ही है, बाकी और कुछ हो न हो। अब वो चाय से ऐसा पीएम का रिश्ता जुड़ गया उनके बोलने से या एक परसेप्शन से कि वो तो मणिशंकर अय्यर ने बोला था कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, तो और पीएम को यही कैंपेन का इश्यू मिल गया। इसलिए वो प्रेम कुमार जी उसी बिरादरी से हैं जिसके काफी सारे लोग चाय के काम काज करते हैं और वो बीजेपी का वोटर अचानक ही एक जुमले से कहिए या पीएम से जुड़ाव के चलते कहिए। लल्लन सिंह जो दूसरे मंत्री आ रहे हैं जेडीयू की तरफ से, लल्लन सिंह इनके नीतीश कुमार से जो रिश्ते हैं वो काफी ऊपर नीचे रहे हैं। पहले नीतीश के बेहद करीबी थे, फिर ऐसा झगड़ा हुआ कि शायद कांग्रेस में चले गए, फिर वापस ये जेडीयू में आ गए। नीतीश कुमार से इनका पैचअप हो गया है। नीतीश कुमार के क्राइसिस मैनेजर माने जाते हैं राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। हालांकि राजीव रंजन नाम से इनको बिहार में शायद ही कोई जानता हो, सब लल्लन सिंह जानते हैं। हाँ, लेकिन एक मंत्री के तौर पे भी काफी अच्छे हैं, कम से कम ये हर तौर पे काफी अच्छे हैं नीतीश कुमार। अपना जो भी विभाग रहा है उसका कामकाज, उसका परफॉर्मेंस लगातार। और मैंने आज जो लालू यादव से इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरी बातचीत चल रही थी ना उसके एक मीडिएटर ये भी निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि जिन कुछ लोगों से नीतीश जी खुल के बात करते हैं या शेयर करते हैं सब चीज, उसमें लल्लन जी। पर दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ था? अब टॉप का झगड़ा किन बातों के लिए होता है, कंप्रोमाइज किन बातों के लिए होता है, ये बहुत आसान नहीं है समझना। लेकिन दोनों काफी करीब हैं और बहुत छोटी टीम है जिससे नीतीश जी खुल के बात करते हैं। बहुत छोटी। हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ वो बड़े रिजर्व नेचर के हैं, वैसे भी कम बोलते हैं। लल्लन सिंह के बारे में मैंने एक बात देखी है कि ये नाराज होकर जब नीतीश कुमार से गए तो मैंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा था, जब वो इलेक्शन जीते थे तो मैंने सवाल पूछा था कि सर ऐसा क्यों है कि जो आपके सबसे नजदीकी लोग थे वो आपको छोड़ के चले गए इस चुनाव के पहले? तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। उन्होंने जवाब ये दिया था कि भाई बिहार के लोग तो मेरे साथ है ना, कि तभी तो मैं जीता हूं और देखिए वो कहाँ है और मैं कहाँ हूं। तो शायद ये एक सटीक रिप्लाई था, मुझे नहीं पता। वो ठीक है, एक कास्ट ग्रुप का भी प्रेशर होगा
क्योंकि भूमिहारों का आमतौर पे नीतीश कुमार से प्रेम और दुश्मनी चलती रही है। तो और जब बीजेपी की तरफ भूमिहारों का रुझान बहुत तेजी से हुआ पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के समय, तो वो एक दौर था जब भूमिहार नेता जो भी नीतीश जी के साथ है उसको भी ये लगा होगा कि शायद हम अपनी कम्युनिटी को उस तरह से छोड़ें, साथ रहें, क्या करें। लेकिन तीनों बड़े भूमिहार नेता, विजय चौधरी और ललन सिंह और शाही, ये तीनों ही अभी नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ बने हुए और चौधरी जी तो अध्यक्ष ही हैं, तो उस हिसाब से नीतीश कुमार फिर अपना वापस वो बेस कम से कम, या वो नंदकिशोर यादव एक और सीनियर मोस्ट व्यक्ति बिहार की भारतीय जनता पार्टी के, माना जाता है कि संगठन में मजबूत पकड़ है, सरकार में भी मजबूत पकड़ है, इफिशिएंट मंत्री रह चुके हैं। नंदकिशोर यादव पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं, बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष भी रह चुके हैं नंदकिशोर यादव। एक तरह से पोस्टर बॉय भी हैं, क्योंकि यादव पॉलिटिक्स जब बहुत इमर्ज हुआ तो बीजेपी के यादव नेता कौन होंगे या किनको प्रोजेक्ट बीजेपी करे, उस हिसाब से नंदकिशोर जी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। पार्टी, संगठन, एबीवीपी सब जगह से उनकी एक्टिविटी काफी रही है, उसमें किसी से पीछे नहीं है। लेकिन पार्टी के प्रोजेक्शन में इनका यादव होना इनको कुछ ज्यादा फायदा देगा। और उस वक्त जो एक तरफा लीडरशिप थी वो बैलेंस समीकरण थी, मुस्लिम यादव, तो शायद उनको लगा होगा कि हम कुछ यादव वोटों में डेंट कर रहे हैं, और वाकई भारतीय जनता पार्टी ने कुछ यादव वोटों में इस बार डेंट किया ही नहीं है। 3 मंत्री मान लीजिए अभी बन रहे हैं, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है, तो एक कोशिश तो लगातार ये हो रही है कि यादव वोटों में सेंध लगाई जाए और कम से कम ये प्रोजेक्शन हो कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी नहीं है, या अगड़ों भर की पार्टी, ब्राह्मण बनिया की पार्टी नहीं है। ये कोशिश बीजेपी वहां बहुत जोर शोर से कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नंदकिशोर यादव जो है वो पटना साहब विधानसभा, जो लोकल विधानसभा है वहां की, पटना का ही एक सीट है, उससे चुनकर आते हैं। 1995 में पहली बार चुने थे और मेरे ख्याल से उसके बाद शायद नहीं हारे हैं। लेकिन इस दफे बहुत ही टफ लड़ाई थी और बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। जिस तरह से बीजेपी का सपोर्ट पटना शहर में है और जिस तरह से अब तक ये जीतते रहे हैं, उस हिसाब से इस बार मार्जिन बहुत ही कम था और मुश्किल से लग रहा था कि बहुत मुश्किल से जीत पाए हैं। तो लेकिन जीत गए हैं और मंत्री हो गए, तो फिर हो सकता है कि वापस उस बेस को पाएं। पकड़ लेकिन अब यही है कि तब तक प्रदेश अध्यक्ष दूसरे यादव को बना दिया गया, फिर यादव लीडरशिप दूसरे लेवल पे भी डेवलप करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो अब एक तरह से उनकी परीक्षा होगी कि ये परफॉर्मेंस दे के फिर अपनी गुड्डी ऊपर करें या वहीं रहते हैं, नीचे जाते हैं, ये देखने की चीज। श्रवण कुमार जेडीयू से, जी जेडीयू से श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार विधायक है नालंदा से, नीतीश जी की बिरादरी के हैं। नितिन जी की बिरादरी के हैं। अच्छा, और उस हिसाब से काफी फेथफुल हैं उनके। और ये भी पिछली सरकार में मंत्री, पिछली सरकार जेडीयू ने लगभग पूरा रिपीट किया है। एक दो अदल ड्रॉप किए हैं। हाँ, एक दो ड्रॉप किए हैं, बाकी उन्होंने लगभग पूरा ही रिटेन कर लिया है। क्या कारण है आपको लगता है नीतीश ने रिटेन किया? गवर्नेंस को समझते हैं, वो ये जानते थे कि किस किस मिनिस्टर पिछली दफे असल में क्या है, देखिए अब महागठबंधन टूट गया है, ये अलग है, नहीं तो लालू नीतीश बिहार की पॉलिटिक्स को शायद सबसे बढ़िया समझते हैं। तो पिछली दफे जिस किस्म का कैंडिडेट उन्होंने चुना था एमएलए के चुनाव के लिए भी और फिर मंत्री बनाने के लिए भी, वो बहुत ही बढ़िया और रिप्रेजेंटेटिव था। किस कंस्टिट्यूएंसी से कौन जीत सकता है, किसको खड़ा करेंगे, किसका वोट कैसे ट्रांसफर करें। बहुत अच्छा था उनका, बहुत जबरदस्त। उसका रिसर्च बहुत अच्छा था और काफी समय से तैयारी कर वही तो भारतीय जनता पार्टी कैंपेन में लेट कूदी। हाँ, लेकिन इन लोगों ने वो काम, और दूसरा इनका अपना एक्सपीरियंस ही बहुत बढ़िया था। तो सरकार में भी जो उनकी तरफ से जो लोग आए थे, दोनों तरफ से जो आए, वो बड़ी गिनती से आए। आरजेडी के लिस्ट में बस यही इम्बैलेंस हमारे जैसे लोगों को दिखता रहा कि लालू अपने परिवार के चक्कर में, दोनों बेटों के चक्कर में, वहां की सीनियरिटी या वहां जीते हारे लोगों में, जैसे पूर्वे जी हार गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पूर्वे जी को लाया जा सकता था, उसमें फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को आगे किया जा सकता था, ये सब इम्बैलेंस हुआ। लेकिन नीतीश जी के लिस्ट में वो बैलेंस बहुत बढ़िया दिखता था कि कास्ट और इलाका, ये सब उन्होंने काफी बढ़िया ढंग से बैलेंस किया था, काफी बढ़िया ढंग से मैनेज किया था। और श्रवण कुमार विधायक है नालंदा से
और नालंदा से विधायक हैं, नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाते हैं, उनकी जाति से हैं, और साथ ही साथ उनकी विशेषता क्या है? श्रवण कुमार की विशेषता क्या है? फेथफुल है। अब तक कभी उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई नाराजगी नीतीश का साथ छोड़ा या अपने कंस्टिट्यूंसी से भी उनका उसी तरह का लगातार चुनाव जीतना, एक तो पार्टी का टिकट मिलना एक अपनी जगह बात है, लेकिन उसके बाद इधर उधर कभी होने वाला मंडली नहीं है। तो अभी तक 4 मंत्री शपथ ले चुके हैं। उसमें सबसे पहले थे विजेंद्र यादव, दूसरे नंबर पे थे प्रेम कुमार, तीसरे नंबर पे थे नंदकिशोर यादव और चौथे नंबर पे है श्रवण कुमार। अब देखते हैं अगला नाम किसका है। तो ये अगले मंत्री आ रहे हैं। थोड़ा लॉन्ग शॉट है, तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। राम नारायण मंडल बांका से विधायक है। बांका से इनको चुनना, मंडल को शायद मेरे ख्याल से मंडल कम्युनिटी नहीं, वो बांका सीट वैसी है यादव मंडल, ये वो इलाका है। मुझे तो ये पता था वो ठाकुर बहुल, वो दादा के चलते हम लोग, दिग्विजय के चलते हम लोग ये मानते हैं, लेकिन बांका दिग्विजय के समय ही ठाकुर हुआ। उसके पहले बांका बहुत ज्यादा कभी चंद्रशेखर सिंह जी के समय था, दादा के समय था, तो उनकी अपनी भी पर्सनालिटी थी, उनका अपना गणित भी था। और उसके बाद फिर ये है कि सब बिरादरी का वोट भी मिलता है, कोई ऐसा नहीं है। और बल्कि वहाँ अक्सर आप देखेंगे जयप्रकाश और गिरधारी और रामनारायण ये लड़के फिर उनको भी फायदा देते थे, ये सब गणित भी चलता रहा। तो बांका यादव और मंडल पर्याप्त मजबूत हैं, और ये लीडर भी मेरे हिसाब से काफी मजबूत हैं। ये बीजेपी के विधायक है बांका से राम नारायण मंडल, काफी मजबूत नेता माने जाते हैं। मंडल है और मेरे ख्याल से पिछड़ा वर्ग में आएंगे। हाँ, ईबीसी होगा, अति पिछड़ा, हाँ, अति पिछड़े वर्ग में आएंगे, अति पिछड़े वर्ग में आएंगे। तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, हमने बताया सामान्य जाति की 9, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है 1 मुस्लिम, दलित 5, अति पिछड़ा वर्ग 6, कुर्मी 1, कोहरी 2 और यादव 3। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कास्ट इक्वेशन की, कि सवर्ण जातियों को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है, यानी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की छाप इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट माना जाता है वो वहां की ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो वहां का ब्राह्मण है, वो वहां के एक हद तक ठाकुर है, उन लोगों से जिन लोगों का प्रभुत्व एक जमाने में बिहार की राजनीति में 100% था, और लालू ने उसको तोड़ा। लालू ने चुनौती दी, तोड़ा ही नहीं, लगातार छाती पर मूंग दल के शासन करते रहे। लेकिन बीजेपी ने भी एफर्ट करके उसमें सेंध लगाई है, और एक तो नीतीश जी का अलग होना ही उस पूरे बेस का 2 हिस्से में बंटना कहिए, या उससे भी ज्यादा हिस्सा लेकर नीतीश जी अलग हुए। तो उनकी पॉलिटिक्स अपनी चल रही है, लेकिन बीजेपी ने भी बहुत एफर्ट किए हैं कि अपने बेसिक इसको बदले शकल को, और ओबीसी में ईबीसी। बीजेपी का एक जमाना था मेरे ख्याल से, मंडल के बाद जिस मुद्दे को पकड़ा उन्होंने, कमंडल के बाद जिस मुद्दे को पकड़ा उन्होंने, राम मंदिर के बाद जब बाबरी मस्जिद ढह गई, उसके बाद जिस मुद्दे को पकड़ा वो था सोशल इंजीनियरिंग। और उसमें सुशील मोदी का रोल पूरी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी के अंदर आरक्षण के सवाल पे पार्टी को राजी कराने में सुशील जी का एक बड़ा रोल था, और सुशील जी उसमें लड़ते झगड़ते भी रहे, और उन्होंने फाइनली वहां कि कम से कम आरक्षण का विरोध खुल के पार्टी न करे, और इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम पिट जाएंगे। महाराष्ट्र के लोगों ने, जय कुमार सिंह जी हैं रोहतास दिनारा से, तो ठीक बगल की सीट जो है, जो राजेंद्र सिंह जी की थी, जिनको चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, संघ से आए, तो उद्योग और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे ये, रोहतास की दिनारा सीट से जेडीयू के विधायक है। इनकी क्या विशेषता है? नहीं, अपने बेस से जीतते हैं, फेथफुल रहे हैं नीतीश कुमार के, और लोकल लेवल पे मेरे ख्याल से दिनारा की जो सीट है वो नक्सलियों वाले इलाके की सीट है, तो वहां से अगर ये लोग सीट निकाल रहे हैं, और अभी भी वो इलाका ऐसा है जहां नक्सली प्रभाव बिहार के काफी इलाकों से, लेकिन काफी इलाकों से नक्सली प्रभाव कम हो गया, काफी कम हो गया है। गया, नालंदा, ये सब इलाके में था काफी, तो उसी, लेकिन अभी हजारीबाग उस तरफ हुआ, लेकिन गया
के बॉर्डर तक, ये जो मुंगेर के बॉर्डर तक, इन सब इलाकों तक इन्फ्लुएंस था, अब काफी सीमित हो गया है। अब काफी सीमित हो गया है। तो अगर अब हम देखें इस कंपोजिशन को, तो इस कंपोजिशन को काफी सीमित हो गया है। तो अगर अब हम देखें इस कंपोजिशन को, तो इस कंपोजिशन को देखकर ये बात याद आती है कि सभी जातियों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। सोशल इंजीनियरिंग की बहुत ध्यान रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वो ध्यान रखी है, नीतीश कुमार ने भी वो ध्यान रखी है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो माना है परफॉर्मेंस को, और दूसरे नंबर पर कास्ट को रखा है। अगर ये कहा जाए तो उसमें भी कास्ट और परफॉर्मेंस में, जैसे मैं 3 यादव नाम देखने के बाद मुझे अचानक लग रहा है कि नरेंद्र यादव क्यों नहीं आए। और नरेंद्र यादव सबसे कॉम्पिटेंट लोगों में गिने जाते थे, तो नरेंद्र यादव के न आने की वजह मुझे लगता है कि शरद जी से उनका करीबी होना है, कि वो शरद जी के करीबी गिने जाते हैं। शिकार हो गए शरद जी की नाराजगी। अब जो भी हो, शरद जी तो नरेंद्र यादव नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये है। दूसरा जो आप कह रहे हैं बैलेंस, उसमें बड़ा एक फैक्टर है मुसलमानों का न होना। प्रमोद जी बहुत पुराने बीजेपी के मोतिहारी के विधायक हैं और बहुत बार से लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे बीजेपी का काम जिन लोगों ने जमाया है, और कह सकते हैं कि अपने बल से जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया है, उसमें प्रमोद जी हैं। मोतिहारी की सीट और मोतिहारी का इलाका कम्युनिस्टों के लिए, कांग्रेस के लिए, यही 2 पार्टियां वहां काम करती थी। तो उस जगह भी, उस जमाने में भी प्रमोद जी लड़े, हारे, लेकिन तब भी ये गिना जाता था कि भले आदमी है, हार जाए। लेकिन अब लगातार जीत रहे हैं, और अब रिवार्ड पहली बार मुझे लगता है उनको ये मिला है कि वो मंत्री बने। और मुझे लगता है कि ये याद रखा गया है बाकायदा कि चंपारण की सभी 100 ईयर हो रहे हैं। चंपारण, हाँ, चंपारण इस साल 100 ईयर हो रहे हैं, और बाकायदा नीतीश कुमार ने सेलिब्रेट किया था। आपने भी एक पुस्तक लिखी उस पर। तीन लोग आ रहे हैं चंपारण से, एक ये हैं, एक खुर्शीद, हाँ, और एक राणा रणवीर आ रहे हैं। सीताराम सिंह जी लालू जी के पार्टी में थे बहुत समय तक, सीताराम सिंह जी के पुत्र हैं। राणा रणधीर सिंह का क्या बैकग्राउंड? वही पिता थे वहाँ, पिता टीचर थे, बल्कि हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, डेमोन्स्ट्रेटर थे उस समय, फिर उसके बाद प्रोफेसर हुए और आरजेडी की पॉलिटिक्स या जनता दल की पॉलिटिक्स में आए, मंत्री रहे, अच्छे मंत्री थे। फिर उसके बाद उनके पुत्र होने की वजह से इन्होंने टिकट पाया, हारे, फिर जीते, तो अब जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है हमारे जिले में ठाकुर भूमिहार, ये 2 पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठाकुर कोटे से वो आ चुके हैं। प्रमोद जी व्यापारी जमात के हैं, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर भी है, तो कुछ न कुछ ये इम्बैलेंस कर। और एकमात्र मुसलमान जो सरकार में आ रहे हैं वो भी चंपारण से हैं कुछ। तो अब ये मुसलमानों की कमी यहाँ से, लेकिन मुसलमानों की कमी होना ये भी एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। वही नहीं, फिर जेडीयू में भी कमी है। और ये बैलेंस जो मैं पहले कह रहा था कि बहुत हिसाब से बना था, वो लालू जी की पार्टी में वो हिस्सा ज्यादा था, वो चला गया। लालू जी की पार्टी और इनकी पार्टी में ये भी मेल था कि जैसे भूमिहार लालू जी ने एक भी नहीं दिया, तो जेडीयू ने उनका कोटा भर दिया। एकमात्र ब्राह्मण कैंडिडेट दिया लालू जी ने, शिवराम जी के बेटे को। वही वो था कि आप इसको भर दीजिएगा, बल्कि अगला कोटा कांग्रेस चलिए, अगले मंत्री आ गए हैं, नाम हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है कृष्ण नंदन वर्मा, जहानाबाद की सीट से, और जहानाबाद एक महत्वपूर्ण भाग और नक्सलियों से प्रभावित, पुराना जेल रेप हुआ था, बड़ा फेमस 2005 में। और मेरे हिसाब से कोयरी, तो वो इक्वेशन पहली दफे ये दिख रहा है कि दूसरी तरफ ले जाने के नहीं, कोयरी के दो लोग हैं, तो 2 लोग मंत्री बन रहे हैं। और कृष्ण नंदन वर्मा जो हैं, ये जेडीयू की राजनीति में किसके खास बताए जाते हैं? नीतीश कुमार के? मैं वहाँ की खेमेबंदी ठीक नहीं जानता क्यों, लेकिन ये जो पॉकेट है पूरा नालंदा और जहानाबाद, और ये नीतीश जी का ही इलाका है, तो इसमें दूसरा कोई घुस जाएगा या अपने बल पे खड़ा होगा, ये दिखाई देना मुश्किल है। तो नीतीश कुमार का चेहरा भी एक प्रमुख विशेषता थी, और जिसके आड़ में उन्होंने अपने इस गठबंधन को, महागठबंधन को तोड़े जाने का जस्टिफिकेशन दिया कि उन्होंने कहा है कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, जो हुआ था विधानसभा का चुनाव 2015 में, चूंकि मेरे चेहरे पर लड़ा गया था,
लेकिन सांप्रदायिकता के नाम पे भ्रष्टाचार के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता, ये मेरे सिद्धांतों का अपमान होगा। यही कहकर वो बाकायदा विधानसभा में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था, 131 वोट मिले थे। और कृष्ण नंदन वर्मा जेडीयू के मंत्री हैं और कोहरी समाज से आते हैं, और मेरे ख्याल से ये भी बिहार की महत्वपूर्ण जातियों में से कोयरी बिहार की महत्वपूर्ण जातियों में से एक है। तो जेडीयू ने जो पार्टी कंपोजिशन किया, ऐसे कैसे कहते हैं सर कि जेडीयू में जो कॉम्बिनेशन है उसका, कि जेडीयू के संगठन का, जेडीयू के स्ट्रक्चर का, वो बहुत कमजोर है। अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो एक बार लालू का किया, 2-3 बार उन्होंने बीजेपी के संगठन का इस्तेमाल किया, क्योंकि बीजेपी का संगठन वहां बहुत मजबूत है, आरएसएस वहां पर बहुत मजबूत है और कोई कोशिश जेडीयू की तरफ से ये दिखाई नहीं देती है कि उन्होंने कभी संगठन बना। कभी कभी कोई मूड चलता है या नया अध्यक्ष आए तो उन्होंने कुछ शुरू किया, लेकिन वो भी कैंपेन एक सीमा पे आके रुक जाता है और हर बार ये दिखाई देता है कि पार्टी संगठन कोई चीज नहीं है। अभी जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे सीनियर आदमी है जो बहुत ही सिंसियर कामकाज में हर हिसाब से मतलब मैं तो उनसे मिला हूं कई बार, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। नहीं, बस खाली से वही नहीं है, सीनियर साफ वही बोलने में और मतलब इतने पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन हर बात अगर आप उनसे एक सवाल पूछे तो टू द पॉइंट वो जवाब देंगे। वो नहीं, वो सब कुछ उनमें है। इसके बावजूद वशिष्ठ यहाँ कुछ कर पाए हों संगठन के लेवल पे, या कहीं नीतीश कुमार के कामकाज को ही व्यवस्थित कर दें, वो ये जानते हुए कि नीतीश कुमार संगठन के इतने मंझे हुए आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा संगठन अभी वैसे ही अस्त व्यस्त है। कारण इसका क्या है? नीतीश कुमार कम लोगों से मिलते हैं, संगठन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कामकाज करने की असल में अलग अलग शैली है, मुझे लगता है। जैसे लालू जी की शैली या आमतौर पे जो कांग्रेसी पुरानी शैली, या एक मायने में बीजेपी संगठन की भी अब तक की शैली रही है कि कोई भी कार्यकर्ता उठ के गया और उसने अधिकारियों से काम करा लिया, अपने एमएलए एमपी को पकड़ के काम, अपनी बिरादरी के लोगों तक कहीं तक पहुंच गए, वो एक नेटवर्क को भी काम करता रहा। नीतीश जी के यहाँ ये कोई नेटवर्क काम नहीं करता है, उनके यहाँ ब्यूरोक्रेसी और अधिकारियों की तरफ से काम होता है, और इस चलते संगठन के लोग, और मेरे ख्याल से वो अपने संगठन के लोगों की या कहे भारतीय जनता पार्टी की, वो उस ढंग से पॉलिटिकल रूप से काफी कम सुनते हैं उनकी बात, निश्चित रूप से। और दूसरा यही हुआ है कि अधिकारियों की तरफ से अगर काम आ रहा है या हो रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कार्यकर्ता या उसमें करप्शन भी हो रहा है तो एक तरह से उसको एक्सेप्टेंस है। लेकिन कार्यकर्ता अगर या उसमें कोई दलाली करने वाला छोटा आ गया, छोटा पार्टी वर्कर जो इस तरह से अब तक जीने का अभ्यस्त हो चुका है कांग्रेसी राज में और बाकी राज्यों में, कि वो काम कराएगा कुछ अपना बीच में, उस तरह के लोग नीतीश राज में बड़े त्रस्त रहे हैं। और अधिकारियों की ब्लॉक से लेके ऊपर तक की एक तरह से बड़ी मौज रही है कि इस तरह के दखल बंद हो गए हैं। तो अब बंद होना हम एक मामले में शुभ भी मान सकते हैं, पार्टी संगठन के हिसाब से देखें तो अशुभ भी लगेगा कि कार्यकर्ता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और कार्यकर्ता के लिए ये भी होता है कि पार्टी संगठन खड़ा करके उनको किसी किस्म का रिवार्ड देने की या पनिशमेंट देने का सिस्टम डेवलप हो जाता कि ब्लॉक और पंचायत के लेवल पर कार्यकर्ता आए हैं, तो वो भी कहीं ऐसा कहीं शुरू नहीं। लेकिन एक बात है सर, एक बात है, महेश्वर भी जो है, महेश्वर भी जो हैं, ये रामविलास जी के रिश्तेदार हैं। कैसे रिश्ता, क्या रिश्ता लगता है महेश्वर जी? मेरे ख्याल कुछ फूफा इस तरह का कोई रिश्ता है। पर ये जेडीयू में कैसे रुक गए सर? नहीं, ये भी पार्टियां बदलते रहे हैं भरपूर, लेकिन एक पहचान इनकी वो भी है कि रामविलास जी के रिश्तेदार, रामविलास जी के रिश्तेदार हैं। तो 2 रिश्तेदार, पशुपति पारस जिनके बारे में हमने कहा था नॉन एमएलए, हमारे पास पहले जानकारी थी, वो अलौली से एलजेपी के विधायक हैं। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से जो लिस्ट जाती है ना मंत्रियों को, शायद ही कोई काम रुकता हो। मुझे पता है यहाँ पर उनका एक सिस्टम है, केंद्रीय संगठन के अंदर बकायदा खबर जाती है, वहां से लेटर लिखे जाते हैं, एक स्पेसिफिक आदमी उसके लिए अपॉइंटेड है, और वो जब वो लेटर लिखता है तो मेरे ख्याल से कोई मंत्री उसको डिफाइन नहीं करता है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन काम आजकल पंचायत के लेवल से लेके जिला तक में इतने काम बंट रहे हैं
और उन सब में कार्यकर्ताओं को खपाना एक तरह का कि छोटे कॉन्ट्रैक्ट उनको दिला दो, उससे उनका कुछ जीवन चल जाएगा। ये काम आज के पॉलिटिक्स में सब लोग कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी भी मैं कहूंगा शामिल है। नीतीश जी ने इस तरह का काम लगभग बंद किया हुआ है, नहीं करने देते हैं, लेकिन उसकी जगह पार्टी संगठन का कोई अल्टरनेट खड़ा हो जाए कि उनको वहां से कोई थोड़ा जो कार्यकर्ता का मानदेय मिलता है उस किस्म का मिले, जिले में 5-5 लोगों को भी मिले, उस किस्म का भी कोई नेटवर्क नहीं खड़ा हो पाया है, जबकि 12-13 साल उनको सरकार में हो गया। झा साहब क्या कहा जाएगा, अपर कास्ट है, ये तो मैथिल ब्राह्मण है। मैथिली ब्राह्मण, हाँ, तो ब्राह्मण तो मेरे काफी कहा जाता है कि मैथिली ब्राह्मण जो है मछली की पूजा करता है। हाँ, पूजा ही नहीं करता है, हर चीज में खाता पीता उड़ता पहनता मछली उसी हिसाब से, माने जनेऊ और जन्म से लेके और श्राद्ध तक के हर संस्कार में, शादी ब्याह सब में मछली वहां उपस्थित है। बल्कि मैं एक किताब पढ़ रहा था कि हड़प्पा सभ्यता द्रविड़ है क्योंकि वहां मछली और केला, तो मैथिलों को शायद कीर्ति पटेल के मतलब ये जो कीर्ति आजाद के पिताजी थे, हाँ, वो भी मुख्यमंत्री थे, हाँ, और वो भी शायद इसी कम्युनिटी मैथिल थे, मैथिली ब्राह्मण, वो भी मैथिल थे, और शायद लेकिन वो भागलपुर इलाके के थे, तो असली मिथिला जो गिनते हैं वो अंग हुआ, हाँ, असली मिथिला जो गिनते हैं वो नहीं है। तो असली मिथिला कौन कौन सा? मधुबनी, दरभंगा, ये असली मिथिला है। फिर सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, हम इसको भी जोड़ते हैं। भागलपुर अंग वाला इलाका हुआ, अंगिका बोली जाती है वहाँ मैथिली सीधे नहीं बोली जाती है, लेकिन मैथिलों का एक्सपेंशन आप देखेंगे देश के काफी सारे इलाकों में। लेकिन उन्हें एक खास बात यहाँ पर देखिए कि आप बिहार के अलग अलग जगहों पर चले जाओ, लेकिन भोजपुरी के अलग अलग वर्जन है, मैथिली का अलग वर्जन है, छपरा और सिवान की तरफ जो भोजपुरी बोली जाती है वो अलग है। असल में दुनिया में 25 करोड़ लोग करीब बोलते हैं, तो 25 करोड़ तो बहुत बड़ा है। मालदीव पूरे और आधा से ज्यादा बिहार, फिजी, बल्कि बिहार पुलिस की भाषा भोजपुरी हो चुकी है लगभग, तो भोजपुरी का उसी मैथिली का उस असल में भाषाओं में जहां प्योरिटी पे ज्यादा जोर दिया जाता है तो वो धीरे धीरे सिमटती जाती है। अब ये है शैलेश कुमार, जेडीयू के विधायक है, मुंगेर जमालपुर से। मुझे एक बात बताइए, हमने बचपन में एक बड़ा फेमस सीरियल देखा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो मुंगेर से निकले मुंगेरी लाल ही क्यों थे वो? नहीं, मुंगेर बहुत स्पेशल है। एक तो मुंगेर पूरब और उत्तर या पश्चिम का एक पॉइंट है जहां से राज बदलते बदलते रहे हैं, और दूसरा ये है कि मुंगेर जो दक्षिण बिहार के लोहे का सेंटर था उसके इस्तेमाल का भी सेंटर था। सबसे पहले बंदूक बनना मुंगेर में शुरू हुआ, और उस फैक्ट्री का हाल मुगलों के पीरियड से, और उसका हाल ये हुआ कि अभी भी जैसे फैक्ट्री है नहीं है कम लोग, लेकिन वहां घर घर में बंदूक की फैक्ट्री उद्योग की तरह चलता है मुंगेर उसकी, और उसका ओरिजिन वही है कि वहां के रिटायर्ड लोग, वहां के बेरोजगार लोग, उन्होंने ये शुरू किया। तो लेकिन मुंगेर फिर दूसरी चीजों के लिए भी वैसे ही नामी है। जैसे आज बाबा रामदेव के वजह से योग बहुत पॉपुलर है, लेकिन प्योर फॉर्म में अगर योग देखना मुंगेर तो मुंगेर क्या हो, और मैंने वो सेंटर भी देखा है, लेकिन उनका वर्किंग स्टाइल ही बिल्कुल एकदम अलग है, और मुंगेर की पाठशाला ही अलग है। वही वो एक अलग स्कूल ही माना जाता है कि योग का एक अलग स्कूल मुंगेर से चलता है। और मुंगेर पॉलिटिक्स का भी, जैसे मधुलिमे के एक्टिविटी का सेंटर मुंगेर रहा है जमाने तक, तो मुंगेर ने चीफ मिनिस्टर दिए हैं। मुंगेर वैसे भी बहुत डोमिनेट करता रहा है बिहार की पॉलिटिक्स को, और मुंगेर एक जमाने तक हम लोग मानते थे कि भूमिहारों की पॉलिटिक्स का सेंटर है, लेकिन जैसे ही थोड़ी चीजें बदली 60 के दशक के बाद, तो अब मुंगेर यादव पॉलिटिक्स का एक मजबूत सेंटर बन के उभरा। महागठबंधन सरकार में ऊर्जा और वाणिज्य कर मंत्री थे, देखते हैं इस बार उन्हें क्या पोर्टफोलियो मिलता है। ऊर्जा और वाणिज्य कर, पावर एंड टैक्सेस, वाणिज्य कॉमर्शियल टैक्स, मतलब पावर एंड कॉमर्शियल टैक्सेस तो बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। पावर ही अपने आप में इतना है कि बिहार में अगर किसकी सबसे ज्यादा, लालू ने अपना चुनाव चिन्ह लालटेन रख दिया था, क्योंकि उसने कहा था मैं लालटेन ही थमाऊंगा, बल्ब नहीं थमाऊंगे आपके हाथ में, ना एलसीडी का बल्ब दूंगा ना इलेक्ट्रिक से विजेंद्र यादव ने बहुत काम किया, और अमृत प्रत्यय IAS हैं, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन बल्ब जलने का सूरत, कम से कम मैं तो अपने गांव जब जाता हूं तो मुझे कभी बल्ब जलता हुआ दिखाई नहीं देता। एक मोबाइल चार्ज करना मुश्किल हो जाता है, लाइन तो आ गया, सब जगह खींच दी गई, लेकिन अभी भी पावर सप्लाई का वही बुरा हाल है,
बुरा हाल है। और शहरों को, लेकिन नीतीश कुमार ने दावा किया था अगर 2015 तक मैं बिजली न ला पाया तो मुझे दूसरी बार नहीं, मुझे किसी चैनल पे उनके प्रवक्ता से ये हुआ कि अगले चुनाव में मैं घर जाऊंगा तो बल्ब जलता मिलेगा, लेकिन वो प्रवक्ता ही बीजेपी में चले गए। जिस प्रवक्ता से ये शर्त लगी थी वो पता लगा बीजेपी में है, तो इसलिए मैं फिर उनको याद नहीं दिला सकता कि भैया तुम्हारी सरकार में मेरे गांव में बिजली आई नहीं। लेकिन बिजली की हालत अभी भी बहुत बुरी है, बिजली की हालत नहीं सुधरी है। ये जरूर हुआ एक दौर में कि इलेक्ट्रिफिकेशन बड़े पैमाने पर हो गया, बल्ब लटका देना, जला देना, ये लगभग पूरा कर लिया गया। सुरेश शर्मा बीजेपी विधायक मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस का गढ़ माना जाता था। जॉर्ज फर्नांडिस वहां के थे और मेरे ख्याल से समाजवादी पॉलिटिक्स बड़ा चलता रहा। सुरेश जी भी 77 का चुनाव लड़े हुए हैं वहां से। अच्छा। और ये एबीपी और उसी पॉलिटिक्स में है। बीच में और लोगों का, विजेंदर का और इन लोगों का बहुत जोर बढ़ा, लेकिन सुरेश जी लगातार लगे हुए हैं, जीतते हारते रहे हैं। और ये रिवार्ड उनको, मुझे लगता है, जैसे प्रमोद जी का लंबे समय से जुटे हुए हैं, सुरेश जी उनके भी पहले से जुटे हुए हैं, और सुरेश जी जीत के आए। भूमियारों का मेरे ख्याल से ये दूसरा प्रतिनिधि अब तक शपथ लेने वालों में। लेकिन शर्मा लिखते हैं। हाँ, शर्मा भी भूमियार लिखते हैं। मतलब बिहार में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मुझे लगता है कि कौन झा है कौन नहीं, वो ज्यादा, जैसे कीर्ति आजाद। अब कीर्ति आजाद, लेकिन हाँ उनके पिता का नाम मुझे आता भगवत झा आजाद, तो इसका मतलब वो झा है। तो भूमियारों में ऐसा क्यों होता है? क्यों एक जमाने में कास्ट की वहां पर ये कास्ट को लेके कहा था सब कुमार लगाएंगे, कोई अपनी कास्ट नहीं लगाएगा। कास्ट को लेके बहुत रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, कास्ट का क्या रिश्ता है ये समझना जरूरी है। तो भूमियारों के लिए भी अभी ये है कि वो कास्ट सिस्टम में कहाँ प्लेस्ड हैं। शायद बुद्धिस्ट जमात से हिंदू धर्म में लौटने वाले ये आखिरी बिरादरी हैं, जो आर.एस. शर्मा जी की थ्योरी है। तो ये ब्राह्मण है कि ठाकुर हैं, तो इसलिए आपको ठाकुरों के टाइटल भी दिखाई देंगे, ब्राह्मणों के टाइटल भी दिखाई देंगे। एक महिला हमें दिखाई दे रही है, हम देख रहे हैं कि किस पार्टी की है वो। मंजू वर्मा, जेडीयू, बेगूसराय। बेगूसराय को तो कहा जाता था कम्युनिस्टों का गढ़ है, तो वहाँ पे जेडीयू ने उसको, मेरे ख्याल से बिहार का अब तो सीपीआई को कहा जाता था। अब तो सीपीआई सीपीएम पूरा ही खत्म, सीपीआई पूरी ही खत्म है। इस बार जो कम्युनिस्ट नाम से जीते भी हैं वो एमएल के 3 लोग जीते हैं, अदरवाइज दोनों बड़ी पार्टी ज्यादा कट्टरपंथी है सीपीआई और सीपीएम से एमएल वाले। कट्टरपंथी ना कहिए, उनका बेस और नीचे है, और गरीबों में और कमजोरों में। और सीपीआई सीपीएम कंपैरेटिवली बड़ी जातियों में, जैसे सीपीआई एक इलाके में भूमियारों में और यादवों में काफी मजबूत हो गई थी, ये इलाका भी भूमियारों का इलाका है। तो उस हिसाब से एमएल के लोग थोड़ा और गरीबों में, कमजोर लोगों में उन्होंने काम किया, और वो रिप्रेजेंटेशन अब उनको उसका लाभ, हालांकि बीच में उनकी ताकत काफी अच्छी हो गई। मंजू वर्मा की क्या ताकत है बेगूसराय में जीतना, या फिर? मेरे ख्याल ये किसी बड़े परिवार की हैं, मुझे अभी ठीक ध्यान नहीं आ रहा है। ये किसी बड़े परिवार की हैं, बहू बेटी, और उसी नाम से जीती है। उसी नाम से जीती, परिवार के नाम से जीती है, और जेडीयू के नाम से जीती है, शायद नीतीश कुमार के चेहरे से जीती हो। लेकिन बेगूसराय वो जगह है जिसे बिहार का रशिया का राजधानी मॉस्को कहा जाता था, क्योंकि वहां पर लेफ्ट जो लेफ्ट आइडियोलॉजी, लेनिन बिरादरी की आइडियोलॉजी काफी थी। और बेगूसराय से एक जमाने में सीपीआई के लोग ही जीता, सीपीआई के लोग ही जीतते थे और कुछ नहीं। और सीपीआई में भी आमतौर पर भूमियार। हाँ, तो कास्ट कॉम्बिनेशन भी ध्यान में रखते हैं। हाँ, वो सीपीआई या वही बेस हो गया था। सीपीआई तो कहती है कि धर्म जो है अफीम है, नशा है। लेकिन नहीं, वहाँ भूमियार इस तरफ और नदी के उस पार यादव, यही 2 मुख्य उनके बेस रह गए थे। और यही द्वंद जब मंडल आया तो पार्टी इधर खड़ी हो या उधर खड़ी हो, ये तय ही नहीं कर पाए, और इसी में मरे कि जो आरक्षण का सपोर्ट करें या विरोध करें, ये उनको ठीक समझ नहीं आया। और कभी यहाँ बोल रहे हैं, कभी वहाँ बोल रहे हैं, कभी जाति होती नहीं है, कभी जाति होती है, कभी पिछड़ा अगड़ा मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। इस द्वंद में पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। वाकई इस द्वंद में पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो जनता पार्टी कई बार टूटी। उससे कभी समता पार्टी बनी, कभी जेडीयू यूनाइटेड बना, कभी जनता दल दूसरा बना। एक जमाने में उनकी सरकार भी रही, वीपी सिंह उसके
प्रधानमंत्री थे, लेकिन धीरे धीरे वही जनता दल टूटता गया और उसके बारे में ये कहा जाता है कि काठ की हांडी से एक ही बार चढ़ाया जा सकता है। वो जो कोalition पूरे 77 में भी यही हुआ, 89 में भी यही। ये सोशलिस्ट बिरादरी के लिए, सबके लिए कहा जाता है। अब अभी भी लड़ाई मुख्य रूप से उन्हीं दोनों ने, इसीलिए छोटी छोटी पार्टियां बन गई। पासवान जी ने अपनी जाति की पार्टी बना ली, नीतीश जी ने अपनी बना ली, बीजेपी का अलग। विजय सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी, विजय सिन्हा अपर कास्ट, हाँ अपर कास्ट, ये है बीजेपी विधायक लखीसराय से। इनका क्या अपर कास्ट के हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जगह दी, या पुराने हैं इसलिए जगह दी? मुझे ठीक इनका पूरा बैकग्राउंड नहीं मालूम है, लेकिन उस पूरे इलाके में एक मेजर चर्निंग हो रही है। जो सीपीआई का पुराना लॉट है वो टूट के बिखर रहा है। कांग्रेस का भी जो एकदम गढ़ था वहां अभी हाल तक, वहां कृष्णा शाही से लेके और ये कौन सिंह थे जो मंत्री भी यहाँ हुए, तो ये सारा ग्रुप बिखर रहा है। और ये नए इक्वेशन से कोयरी खासतौर से और कुर्मी, मैं आपको एक और अपडेट कर दूं कि पशुपति पारस जो हैं वो अलौली से विधायक नहीं है। हाँ। तो मेरा जो पुराना रिसर्च था वो ठीक था, वो नॉन एमएलए है, उसके बाद मंत्री बन रहे हैं। अभी भी मैंने देखा तो 15 का एमएलए वहाँ कोई और दिख रहा है। 15 का एमएलए। तो हम पहले सही थे जब हम बात कर रहे थे कि रामविलास पासवान को यहाँ पर भी सिर्फ अपना परिवार दिखा और बनाया मंत्री। उन्होंने तो अपने भाई को बनाया, बेटे को एमपी बनाया, भाई को मंत्री बनाया, दूसरे भाई को एमपी बनाया। नहीं, हारे हुए भाई को मंत्री बनाया। हाँ, हारे हुए, लड़े थे चुनाव पशुपति पारस बाकायदा, लेकिन हार गए थे। अलौली से विधायक नहीं है वो, एलजेपी के विधायक नहीं है, एलजेपी से हार गए थे। हालांकि एलजेपी के 2 विधायक हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों विधायकों में से किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया। रामविलास पासवान ने अपने भाई को नॉमिनेट किया। शायद बिहार में जो राज्य की राजनीति है उसमें वो पशुपति पारस को रखना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति में अपने बेटे को लाना चाहते हैं। पहले छोटे भाई को रखते थे, हाँ। एक दूसरे छोटे भाई रामचंद्र को, और अब बेटे को, और वहां पारस को। संतोष कुमार निराला, ये नाम हम जेडीयू के हैं। संतोष कुमार निराला जेडीयू के बक्सर से तो एक जमाने में लालमुनि चौबे जी हुआ करते थे, एमपी होते थे। हाल ही में निधन हुआ उनका और उन्हीं का गढ़ माना जाता था खासतौर पर। बक्सर पॉलिटिक्स का बड़ा भारी सेंटर रहा है ट्रेनिंग का। इसका क्या विशेषता है बक्सर की, अगर उस ढंग से देखा जाए? नहीं, तिवारी परिवार वहीं से, रामानंद तिवारी, शिवानंद तिवारी, ये दुबे जी वहीं से, श्री दुबे। तो बक्सर उस हिसाब से पॉलिटिक्स का एक सेंटर रहा है, खासतौर से पश्चिम की पॉलिटिक्स का। और वहां भी एक मेजर शिफ्ट हुआ है कि अगड़ों की जगह पिछड़ों का, खासतौर से यादवों का वहां इमरजेंस हुआ है। दलित हैं, इनकी विशेषता दलित हैं। ये शायद कास्ट इक्वेशन में बहुत फिट बैठते हैं। बक्सर की राजपुर सीट से विधायक है, जेडीयू के दलित चेहरे हैं और साथ ही साथ पिछली सरकार में भी SC/ST कल्याण मंत्री रह चुके हैं, यानी इनको गवर्नेंस का बाकायदा अनुभव है। नीतीश कुमार ने अपने लगभग सभी पुराने मंत्रियों को इंडक्ट किया है, फिर से शामिल किया है। एक आध ही 2 चेहरे हैं जिनको निकाला गया है, जिसमें से एक का नाम जो शरद यादव के करीबी थी, वो अरविंद जी ने हमको बताया था कि जो शरद यादव के करीबी हैं और जिनका पत्ता कट गया इस मंत्रिमंडल। नहीं, पिछली बार भी नहीं आए थे, पिछली बार भी नहीं आए थे। लेकिन अगर यादव पॉलिटिक्स चलाना है या करना है लालू यादव के मुकाबले, तो मुझे लग रहा था कि उनकी काबिलियत के चलते उनको लिया जाएगा। लेकिन वो अभी भी बाहर हैं और उसकी एक वजह मेरी समझ में यही आ रहा है कि वो शरद जी के करीबी होने के चलते। हम तो सोच रहे थे कि 1 घंटे के अंदर वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि केशरीनाथ त्रिपाठी जी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 27 लोगों की शपथ दिलाते एवरेज 8 मिनट लग रहा है एक शपथ करने में। हाँ, तो शपथ लेगा, दस्तखत करेगा, जाएगा, नया नाम अनाउंस होगा। मुझे यूपी में अच्छा लगता था, 100 मंत्री बनते थे पुराने जमाने में और 100 मंत्रियों को एक साथ लाइन से लगा दिया जाता था। राज्यपाल अपना एक नाम पढ़ते थे, वो सब अपना अपना शपथ
पद की भी ले ली, गोपनीयता की भी ले ली और निकल लिए मंत्री बन गए, दस्तखत किया वहां गया। एक जमाना ऐसा था जब लोग बोलते थे कि मंत्रियों और अगर उनको संभालना है तो विधानसभा में अब लोगों के सर पे लाल बत्ती लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन किस विभाग का मंत्री और कौन मंत्री बन गया। इतनी बाढ़ लग गई थी जब तक वही बात नहीं, कमेंट्री मुश्किल थी, कमेंट्री मुश्किल। आप उनकी बिरादरी, उनका इलाका, ये जब तक पहचाने तब तक। लेकिन 15% की कैपिंग के बाद भारतीय लोकतंत्र में कई बदलाव आए, नहीं तो वरना नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह ऐसी थी कि 40 विधायक है विधानसभा के अंदर, 40 के 40 के पास पद है कोई ना कोई। ये चंपारण से हैं राणा रणधीर सिंह ठाकुर होंगे और मधुबनी, मधुबनी नहीं मधुबन मेरे पास बल्कि गलत रिसर्च है फिर। मधुबनी गांधी का जो है हाँ। पहला स्कूल यहीं खुला था। अच्छा, मधुबन में। अच्छा। तो और इनके पिता वही सीताराम सिंह जी मंत्री थे, जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में आए, मतलब पुराना राजनीतिक परिवार है, पुराना राजनीतिक, और कई बार मंत्री रहे, फिर उनकी जगह उनके न रहने के बाद। और ये तो आपके जिले के, चंपारण के? हमारे जिले के हैं। मुझे लगता है शायद हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा, मुझे जो हल्का आइडिया नहीं, ऐसे कॉलेज में साथ पढ़ने वाले मंत्री अगर नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे कोई संपर्क नहीं है, लेकिन मुझे नाम से एक क्लिक करता है, और उनसे सीताराम सिंह जी से, क्योंकि वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर थे, बाद में प्रोफेसर हुए फिजिक्स के, तो उससे वो क्लिक करता है। उसके अलावा मुझे नहीं कुछ भी ध्यान है इनका। केसरीनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने टाइम में एक ऐसा काम किया था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिसका केस लंबे समय तक चला था और वो बाकायदा नजीर बन गया। उन्होंने जो डिफेक्शन कराया था, गवर्नर के तौर पे उनका पूरा कामकाज ही नजीर है, और अभी भी नजीर ही बना रहे हैं कि कब बीमार हो गए, कब स्वस्थ हो जाते हैं, कब कलकत्ता से पटना आ गए। ये भी इस खेल का एक पॉइंट है। हाँ, जो बिहार में क्योंकि वो ज्यादातर पटना के राजभवन में रहते हैं, वो बिहार का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद। कलकत्ता छोड़ के अभी पटना ही है, और एकदम से सीक्रेटली वो कैसे पहुंचे ये भी उस पूरे नहीं। और लालू जी कह रहे थे नहीं, जब विपक्ष वाले 11 हैं मिलने तो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं, जब शपथ दिलाना हो तो आगे आ गए, टाइम बदल लिया, आगे पीछे टाइम कर लिया। हाँ, 5 बजे पहले बताया सुशील मोदी और नीतीश कुमार के लोगों ने, और 5 बजे की जगह उन्होंने 10-11 बजे कर लिया। उनको लगा कि शायद जाके क्लेम ना कर दें या डिफेक्शन ना मैनेज कर ले पार्टी के अंदर। उसके लिए मेरे ख्याल से नीतीश कुमार भी थोड़ा डरे हुए थे और कॉशियस थे। देखिए, पूरा ऑपरेशन जिस किस्म से हुआ है, कुछ न कुछ और लीक नहीं हुआ, तो वो अपने आप में ये बताता है कि अंदर से कुछ डर था। अंदर से कुछ डर था। वो डर क्या था सर, मुझे नहीं समझ आया। नहीं, तो आपके पास इतनी क्लीन मेजॉरिटी है। नहीं, जो शरद जी वाला एंगल है अभी भी वो है, और वो पॉसिबली दोनों पार्टियों में इस किस्म के लोग थे। आरजेडी में भी जो इधर भी जा सकते थे, उधर भी जा सकते थे, लेकिन नीतीश जी ने आरजेडी तोड़ने की कोशिश नहीं की। उनको जब बीजेपी का सपोर्ट क्लियर हो गया तो, लेकिन जेडीयू के लोग पॉसिबल, आरजेडी के लोग पॉसिबल है कि दूसरे ऑप्शन पे भी थोड़ा काम करते रहे हों, क्योंकि शरद जी अभी तक अड़े हुए हैं और शरद जी के लोग अभी भी सत्ता से बाहर हैं। खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, आप ही के इलाके के हैं? हमारे इलाके पश्चिम चंपारण के हैं, सिकटा के हैं, और जिस गांव के हैं, मुसलमानों का काफी बड़ा गांव है, और वो ऐसा गांव है जहां 30-35 हजार वोट हैं, और वो गांव जिताने हराने का फैसला करता है। लेकिन हर बार ये भी होता है कि उसी गांव से कई कैंडिडेट आ जाते हैं। उस गांव के लोग एमपी, मंत्री, सेंटर में मंत्री, यहां तक सब कुछ हुआ है। इनका अपना बैकग्राउंड मेरे ख्याल से उस गांव के सबसे अच्छे परिवारों वाला नहीं है, लेकिन तब भी अपनी पॉलिटिक्स से और खास तौर से एक तरह के पोलराइजेशन से ये जीते हैं, और जेडीयू के ऐसे लोगों में अब रह गए हैं जो गिने चुने मुस्लिम चेहरों में, और हमारे जिले में 4 हैं जेडीयू के। हाँ, चार विधायक मुस्लिम, और मेरे जिले में गन्ने की पॉलिटिक्स काफी महत्वपूर्ण है, तो उनका गन्ना मंत्री बनना उस हिसाब से। चंपारण में गन्ना मैंने चीनी की मिलें काफी हैं, और गन्ना एक इम्पोर्टेंट वहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा। बाहुबली छवि वाले विधायक हैं, ये भी कहा गया। नहीं, दंगे का भी आरोप है, क्रिमिनल चार्जेस भी हैं, वो सब कुछ है। मतलब जितने भी डिग्रीज होनी चाहिए राजनीति में, वो है, वो तमाम डिग्रीज इनके पास। मैंने एमएलए और फिर एमपी बनने की होनी चाहिए, वो सब है। वो सब है। तो एमएलए और एमपी होने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बिहार के अंदर, वो इनमें सब है। कास्ट इनके साथ है, इनका जो बैकग्राउंड है बाहुबली होने का, वो उनके साथ है,
आज शपथ ली है इन्होंने। और खुर्शीद और फिरोज अहमद, ये मेरे ख्याल से हाल ही के दिनों में पैदा हुए राजनेताओं में से एक है। परंपरागत पारिवारिक नहीं, लेकिन एक चुनाव ये ठीक लड़े हैं पिछले बार जब नहीं जीते थे तब ठीक ठाक चुनाव लड़े हैं। वहाँ दिलीप वर्मा काफी समय से जीतते रहे हैं। वो एक बड़े परिवार के थे, जो चंपारण के बड़े परिवार हैं उनमें से हैं। और दिलीप ने अपना भी काम काफी उस इलाके में किया, अपने एनजीओ के माध्यम जीतते रहे हैं। इस बार विनोद सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं। किस पार्टी के हैं विनोद सिंह, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। विनोद सिंह, विनोद नारायण झा, बीजेपी। विनोद सिंह बीजेपी के हैं? नहीं, विनोद नारायण झा बीजेपी। विनोद सिंह बीजेपी के हैं, विधायक है कटिहार से, प्राणपुर से कटिहार से विधायक हैं। बिहार विधान परिषद की याचिका समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं और एमएलसी हैं ये। वैसे प्राणपुर कंस्टिट्यूंसी भी है जिसमें राजपूतों का दबदबा है। एमएलसी नहीं, एमएलए ही है। विधायक है कटिहार से, प्राणपुर विनोद सिंह। राजपूतों के दबदबे वाली सीट है कटिहार की, और कम सीटें हैं कटिहार। युवराज काफी समय तक एमपी होते रहे हैं। और कटिहार से एक जमाने में जो अभी हमारे यहाँ हमारे लोकसभा में जो एनसीपी के सांसदों के नेता हैं तारिक साहब काफी लंबे समय तक बिहार से। युवराज और तारिक की लड़ाई चलती थी और युवराज ग्राउंड लेवल पे बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, पुराने सोशलिस्ट लीडर थे। और तारिक भाई एक बड़े लीडर थे मेरे ख्याल से, और युवा कांग्रेस के नेता थे। और इन दोनों का टकराव अच्छा होता रहा, कभी ये जीते कभी वो जीते, मतलब परंपरागत वो लड़ाई थी। काफी दिन चली है, मेरे ख्याल 2.5-3 दशक दोनों की लड़ाई चली है। अब तो युवराज नहीं है, लेकिन ये प्राणपुर सीट ऐसी है जहां ठाकुर वोट काफी अच्छे हैं, इसीलिए विनोद सिंह मंत्री बने हैं। अगली जाति से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं। 9 विधायकों के, सवर्ण जाति के 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। विनोद सिंह, भारतीय जनता पार्टी की छाप इसमें दिखाई दे रही है। विनोद सिंह जो विधायक है कटिहार के प्राणपुर से, उन्हें मंत्री बनाया गया है। खानदानी पॉलिटिशियन है? मुझे ठीक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इनका नहीं मालूम है। उस कंपेरिजन मुझे लगता है कि नए हैं, और पुराना परिवार उस इलाके के ठाकुर जो मैं नाम ले रहा हूँ उनके परिवार से है नहीं है। उनके परिवार से होंगे तब तो मान सकते हैं कि लंबा लेकिन मदन साहनी जेडीयू विधायक दरभंगा से, ये मिथिला के हो गए? ये मिथिला के हो गए। और ये मल्लाह जो वहाँ पॉलिटिक्स में पिछले 2-3 चुनाव से काफी जब से यहाँ परसेंटेज वोट होगी मल्लाह जाति की आपके? मुझे लगता है 3-4% वोट है पूरे प्रदेश में। मल्लाह मतलब वही जो नाव चलाते हैं परंपरागत, कई छोटी उनकी जातियां हैं, मछली मारने से लेकर बेचना, नाव चलाना, ये सब। तो उसमें अब तो मुजफ्फरपुर सीट मल्लाहों के लिए लगभग ये हो गया है, जब से निषाद और साहनी जी वहां से लड़ते फिरते रहे हैं। अभी भी नीतीश जी वहां से अनिल साहनी को रायसभा में भेजे हुए थे। तो वो एक, लेकिन जो सीट निकली है अभी, जब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पुराने मंत्री रामचंद्र साहनी, तो एक वोट जो बिहार में इधर लोकेट होने लगा है, खासतौर से फूलन देवी वाला प्रकरण के बाद मैं कहूंगा कि यूपी बिहार की पॉलिटिक्स में मल्लाहों का वोट आसाना बड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में इस बार मल्लाहों ने बड़ी संख्या में, नहीं तो बिहार में भी पोलराइज होना शुरू हुआ है। और उसी पोलराइजेशन का नतीजा ये पोलराइजेशन अब पहली बार दिख रहा है कि वो पोलराइज होकर एक जगह वोट दे रहे और फिर उनका नोटिस लेने लगे हैं लोग। मुझे याद है फूलन देवी जब राजनीति में आई थी, मुलायम सिंह ने उनको टिकट दिया था जेल से निकलने के बाद, और उन्होंने हमारे मित्र विनोद उनको हराया था वहां से। ठाकुर हैं जो मिर्जापुर, वीरेंद्र सिंह उनको हराया था। और वीरेंद्र सिंह भी ग्राउंड पे काफी काम करते हैं, आरएसएस के बड़े कट्टर नेता हैं, कट्टर समर्थक हैं, ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी वहां का कास्ट इक्वेशन इस ढंग का बना था कि फूलन देवी को जीतने से रोक नहीं पाएगा। नहीं, मल्लाहों का वोट अब तक पोलराइज नहीं था और कई छोटी छोटी जातियों में बिखरा हुआ था। जैसे पोलराइजेशन, वही दौर है जब फूलन आई है तो उसके बाद से कि वो पोलराइज होना शुरू हुआ और उसका नतीजा अब जगह जगह दिखाई देने लगा। बिहार में भी कुछ इलाकों मेरे ख्याल से पूरी जाति एकजुट हुई है। वही फूलन के आने से उनको लगा कि हाँ उनका कोई राजनीति। अब जैसे अभी भी एक नाम मैं देख रहा हूँ बिंद, हाँ बिंद भी एक सबकास्ट है उसी का। तो
ये पोलराइजेशन होने के बाद ही पार्टियों ने नोटिस किया है, उनके नेताओं को टिकट मिलना शुरू हुआ, उनको मिनिस्ट्री में। आपको याद होगा कि जो ठीक इसमें जो एक फिल्म वाला था, जो फिल्म के कटआउट्स बनाने का बहुत बड़ा बॉम्बे में उसका कारोबार है, वो आया पटना और एक एक पन्ने का रोज विज्ञापन उसका चला है, और उसके बाद उसकी होड़ लग गई कि वो लालू की पार्टी में जाए या बीजेपी वाले उसको अपने साथ ले आए, और उसके कहने से टिकट, मेरे ख्याल ये टिकट भी जो हम अभी देख रहे हैं। कृष्ण कुमार ऋषि भारतीय जनता पार्टी के हैं, कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी विधायक है, पूर्णिया बनमनखी से विधायक हैं, बनमनखी से पूर्णिया के सीट है। पूर्णिया ये इलाका है जहाँ से कभी कभी पप्पू यादव भी जीते हैं, खूब जीते हैं और परंपरागत लड़ाई उनकी एनके सिंह के भाई उदय, वो एक परिवार वो है। हाँ। और एनके सिंह का ही नहीं, वो उनके पिताजी और उनके रिश्ते, वो पूरी सीट ही वैसे उनकी माँ लड़ी हैं, जीती हैं कई बार एमपी रही। पूर्णिया की पॉलिटिक्स एक, और वो बड़े जमींदार सिर्फ यहीं के पावर में नहीं, वहाँ के अपनी भी ताकत उन लोगों की जमीन से और खेती से काफी बड़ी थी, तो वो पॉलिटिक्स। लेकिन अब धीरे धीरे वो परिवार, और वो या तो उस परिवार ने पॉलिटिशियन बनाया है, जैसे उनके परिवार या ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके परिवार के मुख्यमंत्री रहे हैं, निखिल कुमार के पिताजी, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और परंपरागत एक ऐसा परिवार है जो राजनीति के अंदर और ब्यूरोक्रेसी में बहुत प्रभावी पोस्ट पर रहा है, बहुत प्रभावी पोस्ट पर रहा है। तो पूर्णिया पप्पू यादव और उनकी पप्पू यादव और पप्पू सिंह, इन दोनों की परंपरागत लड़ाई वाली सीट रही है। लेकिन यहां से भी एक मंत्री बनाया है कृष्ण कुमार ऋषि को। आपको क्या लगता है, क्या रीजन होना चाहिए इनको मंत्री बनाने का? नहीं, ये दलित पॉलिटिक्स का ही ये एक्सटेंशन है, और दलित पॉलिटिक्स में भी हम बिहार में एक ही विभाजन बहुत साफ देख रहे हैं, पासवान नॉन पासवान का। अभी तक वो नीतीश जी अपना दलित महादलित के हिसाब से चलाते रहे हैं, और नीतीश जी ने भी फर्दर डिवाइड किया मेरे ख्याल से। जो पिछड़ा थे उनको अति पिछड़ा और पिछड़ा में बांट दिया, जो दलित थे उनको महादलित और दलित में बांट दिया। नहीं, वो एक दफे नहीं बांटा, कई बार मैं भी कई बार पार्टी करते रहे। वो जातियां इधर से उठ के उधर गई, उधर से, क्योंकि जिस जाति को लगता था कि हमको कुछ पाना है तो नीतीश कुमार को सपोर्ट। और आज का डिस्कोर्स जो बदला है देश में, वो ये बदल गया है कि आज के डिस्कोर्स में अमीर गरीब, कि भाई नोटबंदी ने अमीर गरीब को अलग अलग कर दिया। अली अनवर जो हैं, उनके माध्यम से मुसलमानों में अगला पिछड़ा शुरू हुआ, पसमंदा समाज के लिए वही अगला पिछड़ा वहां शुरू हुआ। आज अली अनवर एक तरह से किनारे कर दिए गए। कपिल देव कामत जेडीयू विधायक मधुबनी से है, ये भी अति पिछड़ा। मधुबनी की बाबू बरही मधुबनी बाबू, ये भी अति पिछड़ा पॉलिटिक्स पे बीजेपी जेडीयू ने बहुत काम किया, कोशिश की है कि वो जमात उभर के आए, और लेकिन अभी भी उसका रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से मंडल के बाद जब उन्होंने देखा कि यादव और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन निकलकर 15 साल तक राज कर सकता है, तो उनको उसके बाद रियलाइज होना शुरू किया, और बड़े टेक्टफुली उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने बकायदा शुरुआत की, और फिर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की जो शुरुआत थी, मेरे ख्याल से वो 92-93 के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, क्योंकि उनको लगने लगा, और खासतौर से मायावती और मुलायम की जॉइंट जीत के बाद उत्तर प्रदेश में जो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हुई थी, उनको लगा कि अगर इस तरह से कास्ट डिवाइड हो सकती है तो आइए फिर से इनको सब कास्ट के अंदर डिवाइड करा दिया है, और इतना अच्छा उन्होंने सब कास्ट का प्रतिनिधित्व किया है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त कपिल देव कामत को, जेडीयू के हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और जेडीयू के अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले कपिल देव कामत मधुबनी के बाबू बरही सीट से विधायक हैं, और उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। और ये पहले भी मंत्री रह चुके, और महत्वपूर्ण विभाग था इनके पास, पंचायती राज था, तो मतलब थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी रहा हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार गवर्नेंस और परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और उन्होंने अपने सभी पुराने मंत्रियों को रिपीट किया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ऐसा नाम नहीं है इसमें कि जो पुराना मंत्री ना हो। नहीं, कोई अभी तक तो नहीं दिखा कोई। और उन्होंने रिटेन किया, बीजेपी ने अपना किया। हाँ, बीजेपी को तो नया बनाना ही था, और बीजेपी में एक जनरेशनल गैप का चेंज भी हुआ है, और वो चाहते हैं कि कुछ नए मिडिल लेवल के नेता खड़े हों,
जो आगे चल के 20 साल बाद 30 साल बाद पार्टी को आगे बढ़ा सके, अपना वोट बैंक मजबूत कर सके। और फिर एनडीए के नाम पे जो आने थे उसमें से एक ही आए, यही बदलाव बड़ा हुआ है। अब असल में मिनिस्ट्री पे भी थोड़ा देखना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिनिस्ट्री भी शायद इसी किस्म का बंटवारा होगा कि जो जेडीयू के हिस्से था वो जेडीयू के हिस्से रहे और जो आरजेडी के हिस्से था वो बीजेपी के हिस्से आ जाए या एनडीए के कैबिनेट के हिस्से आ जाए। और हम के इकलौते विधायक जो हैं पुराने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पहले हमें लगा था कि शायद उन्होंने मना कर दिया और नीतीश कुमार के अंडर में काम करने से, लेकिन वो फिर भी काम करना चाहते थे। हमारे रिपोर्टर आशीष सिन्हा को उन्होंने बताया कि वो न केवल काम करना चाहते हैं बल्कि मंत्री भी बनना चाहते हैं और इस बात से नाराज है कि हमको रिप्रेजेंटेशन एनडीए में होने के बाद भी, इतना बड़ा उलटफेर होने के बाद भी वो बाकायदा बने हुए हैं बिना मंत्री पद के, बिना लाल बत्ती के। हालांकि लाल बत्ती कल्चर अब खत्म हो चुका है, लाल बत्ती हटाने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन लाल बत्ती एक सिंबल है मंत्री बनने का। दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के, दिनेश चंद्र यादव भी पुराने मंत्री हैं, सिमरी बख्तियारपुर से विधायक हैं। दिनेश चंद्र यादव पॉलिटिक्स की वजह से पूरा पश्चिम असल में एक डिवीजन हुआ है बहुत, और नीतीश कुमार उस पर काम करते रहे हैं कि पूरब के यादव उनको नेता मान लें। पश्चिम वाले लालू जी के साथ ज्यादा रहे हैं, तो वो एक गणित अपनी जगह चलता रहा है। ये दोनों विजेंद्र जी, लेकिन कॉम्पिटेंस के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र यादव का क्लेम बनता है, लेकिन नरेंद्र यादव अगर आने से रह गए पिछली बार भी इस बार भी, तो कहीं ना कहीं शायद पिछली बार तो यादव गिनती हम मान सकते हैं कि लालू जी के चलते यादव गिनती ज्यादा होगी, और लालू जी को भी इस बात पे आपत्ति रहा करती है कि कौन यादव आ रहा है। असल में वो सिलेक्शन वो भी चाहते हैं कि उधर का कोई ऐसा न खड़ा हो जो चैलेंज कर सके, कोई और यादव बन जाए ये ऊपर, ये उनको भी बहुत पसंद नहीं था। तो नीतीश जी ने, हो सकता है नरेंद्र यादव के लिए तो ये लगता था कि लालू जी का ऑब्जेक्शन से कहीं कटे होंगे, लेकिन इस बार उनको चांस मिलना चाहिए था, क्योंकि कामकाज, परफॉर्मेंस और बाकी सारे व्यवहार से वो काफी ऊपर माने जाते थे। विजेंद्र जी और दिनेश जी ये दोनों उसी इलाके के हैं, पूरब वाले ही, पश्चिम वाला यादव वहां नहीं दिख रहा। तो बख्तियारपुर सीट से विधायक चुने गए हैं। 1990 और 2005 में भी सिमरी बख्तियारपुर से एमएलए रह चुके हैं। दिनेश चंद्र यादव जात से आते हैं और जाति से आते हैं, और यादवों का बिहार की राजनीति में कितना दबदबा है आप जानते हैं, लेकिन अब दूसरी पार्टियों ने भी यादव वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है। बीजेपी ने नंद किशोर यादव के रूप में एक व्यक्ति को भी प्रमोट किया लालू यादव के कार्ड के तौर पे। जेडीयू ने भी कई सारे यादव नेता रखे हैं, और ये कहा जा रहा है कि यादवों में भी कुछ लोग अब ऐसे हो गए हैं सब कास्ट में डिवाइड होके, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं। अगला नाम देखते हैं, अगला नाम किसका है? अभी तक मंगल पांडे नहीं है, बड़ा अच्छा है। मंगल पांडे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन नाम है उनका लिस्ट में कायदे से। नए मंत्री हैं, एक मिनट देखना होगा कि किस पार्टी के हैं। किशोर बिंद, मेरे ख्याल से ये हैं कुशवाहा या इनका लिस्ट में नाम देखना पड़ेगा। नहीं, विनोद कुशवाहा होंगे या किशोर बिंद, मुझे रमेश ऋषिदेव, हाँ रमेश ऋषि, रामजी ऋषिदेव जेडीयू के विधायक है रानीगंज से। रामजी ऋषिदेव किस कम्युनिटी के होंगे? ये मुसहर होंगे। जीतन राम मांझी की कौन सी? हाँ, और पूरब के में इनका कंसंट्रेशन काफी बढ़िया है, और पढ़ाई लिखाई में भी उस जगह जो आमतौर पर मुसहरों की स्थिति है, उस कंपेरिजन में पूरब के मुसहर थोड़े बेहतर हैं। बल्कि रमेश ऋषिदेव, रमेश ऋषिदेव। हाँ, तो ऋषिदेव असल में आपको पहले के भी ध्यान होंगे, एमपी भी हुए हैं कई लोग, मंत्री भी हुए सेंटर में एक बार, तो वो आईएएस में भी ऋषिदेव आपको दिखाई देंगे। तो उस इलाके में पढ़ाई लिखाई इन परिवारों में यहाँ तक पहुंच चुकी है। और ऋषिदेव, आप मुसाहरी की बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी उसी कम्युनिटी से आते थे, अति पिछड़ा वर्ग में मानी जाती है। नहीं, दलित, महादलित में मानी जाती है, और
उसके साथ साथ महादलित के वोटों को पाने के लिए नीतीश कुमार ने जब पत्ता फेंका था कि लोकसभा चुनाव की हार के बाद मैं इस्तीफा देता हूं, उन्होंने जीतन राम मांझी को ही बनाया था, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली, जीतन राम मांझी उनसे एक कदम आगे निकलने के चक्कर में रह गए और नीतीश कुमार ने उनको सत्ता से हटा दिया। चूंकि जीतन राम मांझी जा चुके हैं जेडीयू से, तो उनकी काट के तौर पर दूसरा मूसाहारी का व्यक्ति चुना गया। उनका नाम है रमेश ऋषिदेव, जेडीयू विधायक हैं रानीगंज से। मूसाहार समाज की कई विशेषताएं हैं, अति दलित में आती है और मूसाहार ही है शायद मेरे ख्याल से वो जो चट्टान तोड़ के रास्ता बताया। जिन उन पर फिल्म बनी थी हमारे दशरथ मांझी कहा जाता है कि अपनी बच्ची को अस्पताल ले जाना चाहते थे और नहीं ले जा पाए तो नहीं पानी भरने की दिक्कत होती थी, तो उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। ब्रज किशोर बिंद अब आ पाए हैं बिंद पर। बीजेपी मतलब बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग भी यहाँ का भी एक ये नमूना है। अति पिछड़ा या पिछड़ा? अति पिछड़ा। तो काफी अति पिछड़े भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिए हैं। कुल अति पिछड़ों की जो संख्या है उसके 6 लोग हैं, 6 लोग अति पिछड़ा वर्ग के हैं। आमतौर पे ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। असल में मतलब इन जातियों ने बेसिकली अपना प्रभाव बढ़ाया है। यादव और मुसलमान कम हुए हैं तो ये दूसरों के लिए गुंजाइश बनी। अच्छा, ये और मुसलमान कम हुए हैं तो ये दूसरों के लिए गुंजाइश बनी। अच्छा, ये कम हुए हैं इसलिए दूसरों के लिए गुंजाइश बनी है। तो एक जमाने में यादव और मुसलमान ही बिहार की राजनीति को डोमिनेट करते थे, डिफाइन करते थे। इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी का रथ पटना में लालू यादव ने रोका था, लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए। और उसी परंपरा के बाद अब ये नतीजा दिख रहा है। अब नतीजा दिख रहा है कि मुस्लिम यादव का समीकरण वहां पर बना था, जिसे एम्बाई समीकरण कहते थे। उसके आधार पर चुनाव चलते थे। 15 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन लालू यादव ऐसे बेदखल हुए कि 2015 में फिर आए, लेकिन 2017 में उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। ये लालू यादव की बड़ी अजीब सी कहानी है। जो है वो कह रहे थे मुझे मैं 20 साल से मुकदमों का सामना कर रहा हूँ और 2-4 कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाता है। उन्होंने बड़े साफ ढंग से कहा कि मैं 20 साल से सामना कर रहा हूँ मुकदमों का। मुकदमे ही भर का मामला नहीं है, लड़ने वाला एलिमेंट उनमें है। अब ये जरूर है कि परिवार और ये सब उनको काफी डोमिनेट पकड़े हुए है और उनको आगे नहीं तो सही समय में सही पॉलिटिकल जजमेंट लेना और उसके बाद अड़ना, चाहे नुकसान हो नफा हो। अगर आपने कोई फैसला लिया तो उस पर अड़िए। ये जैसे उन्होंने फैसला लिया था और लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया कि नवाज शरीफ भी वही करने वाले हैं। नवाज शरीफ भी उनकी पत्नी को उनके लिए बनाना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि एक नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर उनको नेशनल असेंबली में लाया जा सकता है, यानी वहां पार्लियामेंट में, क्योंकि वहां 15% सीटें रिजर्व हैं और वो आसानी से नॉमिनेट हो सकती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि नवाज शरीफ किसी पर ट्रस्ट न करे, शहबाज शरीफ को बना नहीं सकते, वहां कोई राबड़ी दे दिया, वहां भी मतलब उसी तरह का है। हालांकि कुसलुम शरीफ जो है वो काफी हद तक राजनीतिक रूप से प्रभावित थी एक जमाने। एक दौर में तो खुद ही आगे कर रहे थे, ट्रस्ट जितने सोशल एक्टिविटी है उनको दिए। बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक सीनियरिटी के हिसाब से भी मंगल पांडे को आ जाना था। मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं, मैं जो कह रहा था 2 पांडे के बीच की लड़ाई, हाँ, वो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है। और अगर अभी नहीं शपथ लेते या कुछ और होता है, ये पशुपति पारस मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल पांडे का नहीं बनना, इसका मतलब सुशील मोदी को कहीं चेक किया, आधी चली है, पूरी नहीं चल पाई, आधी कहीं न कहीं उनके प्रभाव को चेक किया गया। तो ये पशुपति पारस है, रामविलास पासवान के भाई हैं। रामविलास पासवान ने इन्हें अपनी बिहार की राजनीति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। फिलहाल ये एमएलए कहीं से भी नहीं है। आई थिंक ये पशुपति पारस है, जी हाँ, वही दिखाई दे रहे हैं, पशुपति पारस ही दिखाई दे रहे हैं। पशुपति पारस मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा खबर
खबर ये आ रही है कि मंगल पांडे को भी शपथ लेना था, लेकिन वो थे नहीं मौजूद पटना के अंदर, और ये आखिरी मंत्री हैं जो शपथ ले रहे हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है। मंगल पांडे थे मंत्रिपरिषद में, लेकिन बड़े बदकिस्मत थे कि वो उस दिन नहीं है जिस दिन उन्हें अपनी शक्ति का या अपनी राजनीतिक मेहनत का पूरा एहसास हो जाए। कोई नतीजा मिलना था। और हाल ही में उनको मैं कहूँ 2013 के अंदर उनको बनाया गया था राज्य का अध्यक्ष पहली बार, और सुशील कुमार मोदी ने काफी फाइट किया था उनके लिए कि वो अध्यक्ष बन जाए, वरना दूसरे लोग भी थे जिनके नाम चल रहे थे। सीनियरिटी उस हिसाब से कम थी, उसके पहले कोई पद पे बढ़ा नहीं रहे थे, तो एक बार में अध्यक्ष बना देना या बना लेना वो अपनी जगह था, और उसके लिए सुशील जी ने ही से रिश्ता ही कारण था। और अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई सिर्फ उनका न होना असली मौके पे ये, या इतना क्या जरूरी दूसरा काम आ गया वो अलग मामला है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं उसमें ये पॉलिटिक्स है कि सुशील जी की कितनी चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी नहीं चलेगी। तो मंगल पांडे का आना इस बात का संकेत है कि सुशील मोदी की काफी चली है। एक जमाना ऐसा था जब 2015 के चुनाव में सुशील मोदी हाशिए पर आ गए थे, लेकिन सितारे बदले, चक्र बदला, किस्मत बदली, और आज सुशील कुमार मोदी उसी पोजीशन पे है जिस पर वो एनडीए की सरकार के वक्त रहा करते थे। वो उप मुख्यमंत्री हैं और काफी अच्छी चलती हुई उनकी दिखाई दे रही है राजनीति के अंदर। तो चलते चलते मैं इस खास कार्यक्रम में आपको बता दूं कि 9 सवर्ण जाति के हैं, 1 मुस्लिम है, 5 दलित हैं, 6 अति पिछड़ा वर्ग के हैं, 1 कुर्मी है, 1 कोयरी है और 3 यादव हैं। ये खास कॉम्बिनेशन दिया है नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण आप देख रहे थे।